प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। ये तो आप जानते ही हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है और इस बहाने हमें तमाम नए आयामों को, बातों को जानने का अवसर मिलता है। दरअसल एक बात बहुत स्पष्ट है श्रोताओं, जानना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी शायद हम एक जिम्मेदार नागरिक हो पाएंगे। हमारी संवेदनशीलता चीजों को लेकर ज्यादा बेहतर स्तर तक पहुंच पाएगी और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में विस्तार से उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि हम एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में किसी भी संकट से एक साथ मिलकर जूझें, उससे निजात पाएं और उसके बाद विकास के, प्रगति के पथ पर मिलकर आगे बढ़ें, जिसमें नकारात्मकता जैसी चीज ना हो। यह दौर बहुत बड़े संकट का रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस संकट में भी जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं और वो रिजल्ट मिले भी हैं। कोविड-19 के इस दूसरे लहर में जहां 4 लाख से भी ज्यादा केसेस आने लगे थे, आज की स्थिति यह है कि 1.5 लाख से नीचे हम पहुंचे हैं। और ये सब जो तमाम व्यवस्थाएं हैं हमारी, राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, व्यक्ति के स्तर की, समाज के स्तर की, उन सब की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है। और उसमें हर स्तर पर जो फ्रंट वॉरियर्स रहे हैं, वो योद्धा जो सामने रहकर हमारे लिए लड़ते रहे, अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते रहे और उन्होंने हमारी जिंदगी को न सिर्फ सुरक्षित किया, उसे बचाया, बल्कि बेहतर एक माहौल देने के लिए अपना जी जान लगा दिया। उसमें से बहुत सारे लोगों से प्रधानमंत्री जी ने बात भी की। आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करेंगे, विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे, उनके जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे। और आज इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड टेस्टिंग से जुड़े हुए लैब्स में काम करते हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, जिम्मेदार पदों पर काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर हिम्मत सिंह जी और राम कुमार तोमर जी, इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे। इनके माध्यम से उनकी चुनौतियों को जानने की कोशिश करेंगे और उन चुनौतियों को जानते हुए हम भी अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को निश्चित या सुनिश्चित करेंगे जरूर। लेकिन आइए इस बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के वो अंश हम सुन लेते हैं जिसके माध्यम से उन्होंने अपना आत्मविश्वास देश के लोगों के प्रति बहुत ही स्पष्ट शब्दों में शेयर किया था, हमारे साथ बांटा था और उस बात से हम सबको बहुत प्रेरणा भी मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2,500 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये इतना बड़ा काम इन साथियों की वजह से ही संभव हो रहा है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार पीपीई किट पहन के ही रहना पड़ता है। इसके बाद ये सैंपल लैब में पहुंचता है। इसलिए जब मैं आप सबके सुझाव और सवाल पढ़ रहा था तो मैंने तय किया कि हमारे इन साथियों की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। इनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा।
श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिस बात का खास तौर पर जिक्र किया था, उन्होंने जब ये बोला कि कोविड महामारी की शुरुआत हुई थी उस समय टेस्टिंग लैब देश में केवल एक थी, मात्र एक, और आज 2,500 से ज्यादा लैब्स देश में काम कर रही हैं। कितनी तेजी से देश में कोविड से लड़ने के तमाम जो पहलू हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उन सब पर बहुत काम हुआ है। क्योंकि जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं, कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं, और इस दूसरी लहर में भी आपने देखा कि 4 लाख से ऊपर तक की संख्या पहुंच गई थी। ऐसे में लाखों टेस्ट हर दिन होना, फिर उन सैंपल्स की कलेक्शन, उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करना, जांच करने के बाद लैब में, और फिर रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाना, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम बाउंड तरीके से। क्योंकि एक इन्फेक्टेड आदमी का अगर सैंपल लिया जाता है, अगर उसमें 2 दिन या 3 दिन लेट रिपोर्ट आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बीच में वो अन्य लोगों को भी इन्फेक्ट या संक्रमित कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो लैब्स काम कर रही हैं, जो हमारी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम इस समय बात करने जा रहे हैं। बताओ, इस समय श्री राम सिंह तोमर जी हमारे साथ है, जो कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 हैं, और जो ICMR का नाम हम बार बार सुनते हैं कोविड महामारी के इस दौर में, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगातार रही है। वहीं यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में आपने 1992 में ज्वाइन किया, और 28 सालों से इस क्षेत्र में लगातार आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में। धन्यवाद जैनेंद्र जी। मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ICMR निदेशक और भारत सरकार को, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, और अपने मन की बात में उन्होंने तमाम लोगों से बात की जो एक तरह से पहले चर्चा में नहीं रहे, लेकिन उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है। जैसे वो ट्रक के ड्राइवर्स जो ऑक्सीजन ढो रहे हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेकर जा रहे हैं, लोको पायलट्स जो कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रहे हैं। तो ऐसे में जो लैब में काम करते हैं लोग, टेस्टिंग करते हैं लोग, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने 1-2 लोगों से बात भी की। थोड़ी और विस्तार से हमें जानने की उत्सुकता हुई इस बारे में, और इसीलिए हमने आपसे बातचीत करने का सोचा। तोमर जी, आप पहले तो ये बताएं कि आप और आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ है, सुरक्षित है? सर, मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि 2 साल कोविड वॉरियर के रूप में काम करने के बाद भी, और मैं पूरा प्रिकॉशन, पूरा जो ICMR के गाइडलाइंस है उसको पालन करते हुए आज तक मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार भी स्वस्थ है। और जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि गत 28 वर्षों से मैं विषाणु विज्ञान और मलेरिया अनुसंधान में एक मेरी विशेषज्ञता रही है जी। साथ ही जैव सुरक्षा और विभिन्न चरणों वाली प्रयोगशालाओं, जैसे आपने सुना ही होगा BSL-3, BSL-2, BSL-4, ये इसमें मुझे काम करने का मौका मिला। NIV पूना राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में था मैं 22 साल। अच्छा, लेकिन पहले ये बताइए कि ये जो दौर रहा है अभी कोविड-19 का, खासतौर पे ये दूसरी लहर, ये कैसा दौर रहा है आप लोगों के लिए? लैब में जो टेस्टिंग का काम, उसके रिपोर्ट्स का काम, ये तमाम चीजें होती हैं, और हम तो विषाणु का नाम सुन के, वायरस का नाम सुन के भागते हैं। जी, आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं लैब में, उन्हीं को लेकर काम कर रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कितना दबाव, कितना स्ट्रेस रहा है इन चीजों का? सर, जहाँ तक स्ट्रेस और दबाव की बात है तो मैं बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि मुझे तजुर्बा रहा है, और मेरे जो टीम थी उनका भी, वो भी काफी ट्रेंड थे। हमने पहले तो 6 महीने उनको ट्रेनिंग दिया, क्योंकि मैं विषाणु विज्ञान से संबंधित रहा हूँ। तो जब यहाँ पे कोविड लैब की स्थापना हुई हमारे संस्थान में जी, तो एक विशेषज्ञ एक टीम की स्थापना हुई हमारे निदेशक महोदय द्वारा, जिसमें मेरी अग्रणी भूमिका रही, और हमने 6 टीमों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें सैंपल कलेक्शन से लेके RNA एक्सट्रैक्शन तक, PCR तक और रिपोर्टिंग तक। क्योंकि रिपोर्टिंग एक ऐसा विषय रहा है कि इस पूरे कोविड के दौरान कि लोग बड़े चिंतित थे कि 3-4 दिन के बाद भी रिपोर्टिंग नहीं मिलती थी। तो हमारी टीम और हमारा ये कोशिश रही है कि हमने हर दिन विद इन 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे के अंदर अंदर हमने रिपोर्टिंग की। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धता है। और जहाँ तक चिंता वाली बात है, चिंता तो हमने करनी ही नहीं थी, क्योंकि हमको सेवा करनी है। क्या बात हमको सेवा करनी है, और इस सेवा में अगर आप सतर्क हो और आपकी सबकी गाइडलाइंस आप प्रॉपरली PPE अप्लाई कर रहे हो, और सभी जो जरूरी निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं, तो निसंकोच हम काम करते हैं। हमें कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि हमको पता है कि 2 साल में, इसका बड़े कार्यकाल में, हमारा एक भी कर्मचारी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ जी, एक भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सर हमारी। वाकई बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अब एक बात बताइए, कभी देखिए
इसी दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो 4 लाख के ऊपर केसेस पहुंच गए थे। जी हाँ। और मेरा ख्याल अब तो काफी कम आ गए, 1.5 लाख के नीचे आ गए हैं। जी हाँ। लेकिन फिर भी टेस्टिंग तो बहुत हो रही है और मेरा ख्याल है 20-22 लाख के आसपास डेली टेस्टिंग चल रही थी। जो रिपोर्ट्स तैयार करना, वो क्योंकि जब संख्या बढ़ती है, जो आपके पास सैंपल्स आते हैं तो काम बढ़ जाता है, क्योंकि आपको टाइम बाउंड रिपोर्ट देनी पड़ती है तैयार करके। इसको कैसे मीट किया आप लोगों ने, कैसे इसको समय रहते क्या पद्धतियां अपनाई जिसकी वजह से आप टाइमली चीजों को कर पाए या करने की कोशिश की? अच्छा प्रश्न है जितेंद्र जी। सबसे पहले तो हमने किया कि हमने अपनी टीमों को स्प्लिट किया कि हमको मालूम है कि कभी 1800 कभी 2000 सैंपल हमको दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट्स जो सरकारी अस्पताल है जी, और पार्लियामेंट है, पीएमओ है, राज्यसभा, लोकसभा और अपने आईसीएमआर मिनिस्ट्रीज के जितने भी सैंपल आते थे, तो करीबन 2000 के आसपास भी हमारे पास सैंपल आए हैं और हमको एक रात के अंदर ही, एक दिन के अंदर रिपोर्टिंग करना है। तो पहले हमने टीमों को स्प्लिट किया कि 4 आदमी इस शिफ्ट में करेंगे, शिफ्ट वाइज किया। अच्छा। और उसका चैलेंज ये था कि हर शिफ्ट को आपको 100% देना ही देना है, उसमें आपका फैमिली की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस जो आपको टास्क दिया हुआ उसको हमने कॉन्सेंट्रेट किया और सर बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारी टीमों ने अपना 100% दिया और एक भी केस ऐसा नहीं बचा। कभी कभी रिपीट सैंपल आते थे कि कभी कोई टेस्ट में, कोई सैंपल कलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होता था, तो रिपीट करने के बावजूद भी हमने सेम डे 6 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्टिंग की। और हमारी चारों टीमें, और उससे भी ज्यादा अहम एक और टीम थी हमारे सर, जिसको हम कहते थे कि जो किट डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, कि एक पूरे देश का एक किट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी आईसीएमआर था। तो पूरे देश में हमको किट सप्लाई करनी होती थी, जिसमें आरटीपीसीआर की किट्स भी होती थी, वीटीएम भी होते थे, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम जिसमें हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, और आरएनए एक्सट्रैक्शन टीम भी होती है जो कि ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ के आसपास हमने पूरे भारतवर्ष में सप्लाई किया। वो भी एक हमारा अहम रोल रहा है, उसके बगैर ये कोई भी टेस्टिंग संभव नहीं थी सर। तो जो ये फील्ड में जो सैंपल कलेक्शन है वो भी आप ही की लोगों की टीम जाती थी कलेक्ट करने के लिए? जी हाँ, मैं वही एक वो भी एक बड़ी उपलब्धि है सर। अच्छा। लैब के साथ साथ हमारी 2 टीमें फील्ड में रहती है। अच्छा। दिल्ली बेस्ड और पार्लियामेंट। द्वारका बेस्ड तो है ही, हाँ। दिल्ली के जितने भी साउथ वेस्ट जितने भी जोन हैं उनके सबके सैंपल हमारे इंस्टीट्यूट में ही आते हैं सर टेस्टिंग के लिए। अच्छा। उसके बाद उसके साथ साथ एक हमारी 2 टीमें ऐसी भी होती है कि जो पार्लियामेंट, पीएमओ, उनका डे टू डे जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होता था सर, तो उस पीरियड में हमने वो हमारा पार्लियामेंट डिस्टर्ब ना हो, उसकी टेस्टिंग और रिपोर्टिंग भी हमने अपने बेस्ट तरीके से हर दिन दिया है और सक्सेसफुल रहा है सर वो दौर भी हमारा। जो आज का जो स्टैंड है सर कोविड का, इसमें तो ये कि हम नेगेटिव प्रेशर में यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्थानांतरण वहां से अभी दिल्ली हो चुका है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे आपने कहा कि एक छोटी सी गलती, तो मैंने ये निश्चय किया और निश्चित किया, अपने निदेशक महोदय को भी आश्वस्त किया कि मेरी टीम जिनको मैं ट्रेन करूंगा, सर आप निश्चिंत रहिए कि उनकी जान से पहले मेरी जान है। मैं उनको ऐसी कोई जोखिम में नहीं डालूंगा, कि उनको ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि ताकि वो और उनका परिवार निश्चिंत रहें। और सर हमने ये किया, हमारे साथ जो सीनियर साइंटिस्ट थे, और हमने जब एक प्रोटोकॉल बनाया ट्रेनिंग का, तो तब तक हमने किसी को फ्री हैंड नहीं दिया जब तक हम आश्वस्त नहीं हुए कि ये आदमी अब 100% देगा। तो टीमों में हमने उन्हीं का चयन किया और हमको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आपके शुभकामनाओं के साथ हमें अच्छी टीम में मिली है सर। और कोविड में बहुत सारा रिक्रूटमेंट भी हुआ है, उन्होंने भी अपना 100% दिया है। और सर यही रीजन है, यही कारण है कि हम आज तक इसको संभाल पा रहे हैं। और मैं निश्चिंत हूँ कि कितनी भी लहरें आने दो, भगवान करे ना आए, लेकिन हमारी लैब और आईसीएमआर हमेशा फ्रंट पे रहा है और रहेगा सर। देखिए, आपकी ये बातें बहुत हौसला देती हैं, आत्मविश्वास से अब देशवासियों को भरती हैं, हम सबको भरती हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मन की बात में जिक्र किया कि बीते 100 सालों में हमने इस तरह की कोई आपदा नहीं देखी जो इतने हम सबको चुनौतीपूर्ण हमारे लिए रही हो। लेकिन एक बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों की फील्ड है, मान लीजिए जैसे अब मिजल्स हैं, चेचक, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू की आपने बात की, अब ये कोविड-19 वायरस है, इनमें मतलब इनकी जो घातकता है उसमें क्या अंतर दिखता है आपको उनकी बाकियों की तुलना में? ये जो कोविड-19 वायरस है क्या सचमुच बहुत घातक है? किस रूप में घातक है? सर ये इस रूप में मेरा एक टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है उसके नाते में बोलना चाहूंगा जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मेरा मानना ये है कि सर क्योंकि ये नई चीज है, क्योंकि कोविड से जैसे आपने कहा कि 100 साल के बाद ये दौर आया है, तो हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। उस टेक्निक्स तो अवेलेबल है, लेकिन उस टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट इन टाइम नहीं कर पाए। कारण कोई भी हो सकता है सर, अब उसमें कारण में हम नहीं जाएंगे, कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही इसको आसानी से ना लें, इस चीज को एक चैलेंज लें, तो जैसे हमने पोलियो, मीजल्स, रूबेला, इस पे
इसका निर्मूलन किया है देश से, तो निस्संदेह वैक्सीन एक ऐसा हथियार है सर। अगर हम इस पे कंटिन्यू काम करें तो सर ये कोई बड़ा पैनिक वाली बात नहीं रहेगी। अगर वैक्सीन अवेलेबल होती है और इन मीनवाइल हमको समय मिलता है रिसर्च करने का और डायग्नोसिस करने का या मेडिसिन बनाने का, तो वो चैलेंज भी हम एक्सेप्ट करेंगे सर। और विद इन नो टाइम इस चीज को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री के सहयोग से हमारे वैज्ञानिक, हमारा टेक्निकल संवर्ग सक्षम है सर। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आप तो जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में कोविड से जुड़े उन तमाम हमारे जो वॉरियर्स हैं उनके बारे में हमेशा पिछले कई महीनों में लगातार चर्चाएं की हैं और उसमें हमारे लैब टेक्नीशियंस, हमारे साइंटिस्ट, वो भी सभी शामिल हैं। राम सिंह तोमर जी से हम बात कर रहे हैं जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में काम करते हैं। वहाँ बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, इनका लंबा अनुभव है और इनसे हमने चर्चा की है। लेकिन आगे की बातचीत तोमर जी आपसे करना चाहेंगे। एक किताब आपकी मैंने सुना था कि आपने लिखी है जिसको राजभाषा शिल्पी अवार्ड भी मिला था, विषाणु एक चुनौती। जी, ये किताब क्या है सर? ये किताब ये थी कि एक जब 99 के दौर में एक हमारा टेक्निकल संवर्ग स्ट्रगल कर रहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमको एक चैलेंज दिया था अच्छा। कि आप इस चीज को चैलेंज को एक्सेप्ट करिए तभी आपका प्रमोशनल पॉलिसी लागू करेंगे। अच्छा। तो उस समय मैं एक संस्था का अध्यक्ष भी था। हाँ। तो उसके नाते ये चैलेंज मैंने स्वीकार किया। तो सर उस समय मुझे मौका मिला कि एक किताब लिखी गई जिसको बहुत ही सराहा गया। उसी के माध्यम से वो मिनिस्ट्री में गया और मुझे उसका अच्छा पुरस्कार भी मिला और मुझे खुशी भी हुई। और उसके साथ साथ एक टेक्निकल मैनुअल वायरोलॉजी पे भी मुझे लिखने का मौका मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बल्कि आप, मेरा ख्याल है WHO की एक वर्कशॉप थी, थाईलैंड भी गए थे आप ना? सर बिल्कुल गया था। एक्चुअली हमारा एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल एक कंपटीशन था। हाँ। जिसमें ये बताया गया था कि आप कितना अच्छा एसओपीज डिजाइन कर सकते हो। एसओपीज मींस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अप्लाई करते हैं जी। और आपके DRS उसका डाटा रिकॉर्डिंग शीट्स किस फॉर्मेट में आप बनाते हो। तो मुझे वो भी मौका मिला सर NIB पूना में, और मैंने वो बनाया। और चूंकि मैं WHO प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, डॉक्टर वैरागकर थे हमारे, नितिन वैरागकर उस समय WHO के जो कोऑर्डिनेटर थे। अच्छा। तो उनके साथ काम किया तो मुझे वो मौका मिला और WHO को वो फॉर्मेट बहुत पसंद आया सर। उस फॉर्मेट के माध्यम से मुझे DG ICMR ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नॉमिनेट और प्रमोट किया और वो फॉर्मेट आज WHO में अप्लाई हो रहा है सर। क्या बात है। इसीलिए मुझे वो ट्रेनिंग देने का मौका मिला, ना कि WHO में, बल्कि आने के बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट, इंट्रा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान का नाम आपने सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। वहाँ की हर चीज क्वालिटी रखती है, तो उसमें थोड़ा सा 1% रोल हमारा भी है सर। हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। क्या बात है। आपने देखिए, आपका काम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है, उसको पहचान मिली है, आपके माध्यम से देश का नाम रोशन हुआ है। सचमुच हम सैल्यूट करते हैं। अब तो थोड़ी सी स्थितियां बेहतर होने लगी हैं, तो आजकल कितने घंटों तक आपको देना पड़ता है अपने लैब में? सर हम इस चीज को लेके चलें कि स्थिति अब साधारण नहीं हुई है। अच्छा। हम फिर भी यही लेके चल रहे हैं। हाँ। क्योंकि अगर हम ये सोच लेंगे कि स्थिति साधारण हो गई है, हाँ, तो हम अपने मिशन से कहीं भटक जाएंगे। तो हम आज भी उसी तैयारी के साथ खड़े हैं सर। सुबह आते हैं उसी जोश से, रात को जाते हैं उसी जोश से कि कोई भी चैलेंज अगर आता है, कुछ भी हो सकता है। तो गए 2 साल से सर हमें कोई छुट्टी नहीं है, 24/7 हम काम कर रहे हैं। क्या बात। लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है सर, कोई अफसोस नहीं है। हमें खुशी होती है कि हम कुछ देश के लिए कर पा रहे हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर जो हम चर्चा में सुन रहे हैं, तीसरी लहर आएगी। तो हमारे एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए, आपका आशीष हो और सभी देश का सहयोग हो, तो ICMR और हम सब मिलके तीसरी लहर को इतना आसान कर देंगे। हमने चाहते कि ये चीजें आए, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है और आश्वस्त है कि हमारी साइंस, हमारी टेक्निक, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी राजनीति, सब उसमें जो भी है, सब मिलके काम करेंगे सब। तो निश्चित इस विकसित देश को बनाने में हमारा भारत बहुत नजदीक है सर। बिल्कुल सच बात है। अच्छा, वैसे परिवार का क्या रोल है या क्या उनका रुख होता है, नजरिया क्या है? परिवार का कहें तो सभी का परिवार का यही हाल है। जब मैं घर जाता हूँ तो जो मेरी धर्मपत्नी है, उनकी आंखों में हर दिन आंसू होते हैं सर। आप विश्वास नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं सीवियर डायबिटिक पेशेंट हूँ। अच्छा। क्रोनिक डिजीज हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। लेकिन मैं वायरोलॉजी बैकग्राउंड का एक कर्मचारी था इस इंस्टीट्यूट में, और
और जबकि कोविड लैब बनाई गई तो मेरे निदेशक महोदय ने मुझे बड़े गर्व से कहा कि तोमर जी आप कर सकते हो, और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को समझाया कि मैं पूरा प्रिकॉशन लूंगा, मैं फुली ट्रेंड हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे इसमें काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप मुझे सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए मेरी, और मुझे शुभकामनाएं दीजिए। तो सर मैं जब भी रोज घर जाता हूँ तो मिसेज के चेहरे में तेज होता है और आंखों में आंसू होते हैं, और वही मेरा जोश है कि मैं कभी रात को 12 बजे भी अगर मुझे कॉल आता है ऑफिस से, तो सर मैं इधर उधर देख के, अपना 2 साल से मैं आइसोलेशन में रहता हूँ, अलग ही मेरा कमरा है, अलग ही मेरा खाना पीना रहता है। अच्छा, घर में आइसोलेशन में रहते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो हमारी में से एक बेसिक चैलेंज होना चाहिए हम लोगों का कि जब हम कोविड में लड़ रहे हैं, कोविड को हैंडल कर रहे हैं, वायरस से खेल रहे हैं, तो अपने परिवार को जितना हो सके दूर रखें। देखिए तोमर जी, लोग तो 14 दिन घर में आइसोलेशन में रहना भारी पड़ता है। आप 2 साल से लगातार घर में आइसोलेशन में आप रह रहे हैं ताकि आप उनको भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी, और इस संक्रमण को कहीं भी किसी रूप में फैलने से आप रोक सके। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी कमाल की बात है, और आपका जज्बा वाकई कमाल का है। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे आप उत्तराखंड से हैं ना? हाँ सर, मैं एक छोटा सा शहर है चक्राता करके, उत्तराखंड से। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है मेरा, कोटी, बहुत छोटा गांव है सर। मैं अपने वहाँ एक खत का सिस्टम होता है, खत, आपने जाना होगा जी जी। तो उस खत से पहला साइंस ग्रेजुएट मैं हूँ सर। वो भी गौरव मेरे नाम पे है, और मुझे गर्व होता है कि मैं उस संघर्ष भरी लाइफ में 70 के दौर में इस यहाँ तक पहुँच चुका, ये स्टडी कर चुका। कुछ मजबूरियाँ थी जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। नहीं, लेकिन एक चीज है तोमर जी, एक तो खैर वो जौनसारी ट्राइबल कम्युनिटी है जिससे आपका संबंध है। बिल्कुल सर, मुझे गर्व है उस। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज देखिए, आप उस एरिया में, उस अपने इलाके में पहले बीएससी ग्रेजुएट थे, लेकिन आपके तो पिताजी की बहुत जल्दी देहांत हो गया था, बहुत छोटे थे आप, और उसके बाद तो घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे कि, और पढ़ाई की बात तो बहुत दूर थी। कैसे मैनेज हुई चीजें? सर दौर ही ऐसा था, तो उस दौर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर, एक्सेप्ट कि हमको आगे बढ़ना है, कैसे भी बढ़ना, आगे बढ़ना है, मजदूरी दिहाड़ी करके आगे बढ़ना है। तो एक जुनून था एजुकेशन का। पर आपके आसपास तो पढ़ाई की सुविधा भी नहीं थी ऐसी? सर नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी। हम पैदल जाया करते थे, नंगे पांव, कभी कभी नंगे पांव जाना पड़ता था, कभी कभी घर से कुछ सामान ले जाना पड़ता था, उस सिटी में बेच के उसी से वापस हमको राशन लाते थे। ये भी हमने दौर देखा है। और सुना है 10-10 किलोमीटर पैदल चला करते थे? 10 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल मेरे गाँव से। तो नदी के किनारे किनारे से हम जाते थे, लेकिन खुशहाल जाते थे। एक जुनून था, दौर था उस समय का कि हमने संघर्ष को कभी हावी नहीं होने दिया सर अपने ऊपर। फिर आपने बीएससी कैसे पूरी की अपनी? इंटर तक तो आपने वहाँ पढ़ाई की? बीएससी एक ऐसा समय था सर, अपॉर्चुनिटी समझो उस चीज को, कि सौभाग्यवश में मेरी जो साइंस थी वो बहुत अच्छी थी शुरू से। अच्छा। और मैं जब 12th में पास हुआ तो मुझे डिस्टिंक्शन मिला। अरे वाह। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि राम सिंह जी आप बीएससी कर सकते हो, आप में साइंस का टैलेंट है, तो आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है तो मैं आपके साथ हूँ, आप देहरादून जाइए और देहरादून में एडमिशन लीजिए। तो अच्छा। बड़ा धर्म संकट पड़ गया कि देहरादून से जाऊं, लेकिन पैसे तो है नहीं। तो एनी हाउ किसी तरह से मैनेज करके सर देहरादून गए। उस समय उस दौर में वहाँ एक डीबीएस करके एक डिग्री कॉलेज हुआ करता था, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता था। अच्छा। और वो भी इंग्लिश मीडियम से। और मेरा तो आप समझ सकते हो सर, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ आदमी इंग्लिश मीडियम में कैसे टेस्ट दूं। बिल्कुल। लेकिन भगवान की कृपा थी सर, वो एंट्रेंस क्लियर किया। हाँ। उसके बाद एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जब मैं सोचा कि अब पढ़ूं कैसे, तब मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचा नहीं, पढ़ना तो है। तो मैंने वहाँ पे एक आलोक आहूजा करके एक पैथोलॉजी लैब है सर। अच्छा। वहाँ पे गिड़गिड़ाया डॉक्टर साहब के सामने, और उनको बोला कि सर मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड बहुत वीक है, आप ही मुझे इंग्लिश सिखाएंगे, आप ही मुझे पढ़ाएंगे, और आपके ही ऑफिस में मैं काम करूंगा, जो भी आप काम करवाओगे मैं करूंगा, नाइट ड्यूटी भी करूंगा, दिन में भी करूंगा, लेकिन मुझे मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करना है। तो थैंक्स टू डॉक्टर आलोक आहूजा सर, कि आज तो इस दुनिया में नहीं है शायद सर, उनके बच्चे पोते अभी उस लैब को चला रहे हैं। मैं जब भी जाता हूँ उनसे मिलता हूँ सर, और वही मेरा एक जीने का आधार बना। आपका जुनून था तो रास्ते कैसे बनते गए राम सिंह जी, और ईश्वर ने उन सबको मतलब पार करते आपको मदद की, आपका हौसला बढ़ाया, आपको इतना इस लायक बनाया, और आप दिन में पढ़ाई करते, और साइंस की पढ़ाई, बीएससी की कोई आसान पढ़ाई तो होती नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन आप प्राइवेट लैब में काम करते थे, मेरा ख्याल है नाइट ड्यूटी करते थे। किस तरह से आपने आगे बढ़ने का जो जतन किया, और बहुत कमाल की बात है। और 1992 में फिर आप, क्योंकि आगे आप शायद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए इसी वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से। बिल्कुल सर, वो मजबूरी थी, वहीं पे मैंने अपने आप को गिव अप किया, अदरवाइज मैं कभी गिव अप करने वाला मैं नहीं होगा।
लेकिन चलिए देखिए, आपके हाथों इतनी सेवा देश की होनी लिखी थी और 1992 में आईसीएमआर में आपको जॉब मिली और अपनी मेहनत, लगन और कार्यक्षमता, जो आपकी कुशलता है, उसकी बदौलत आज आप सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 के पद पर कार्यरत हैं। राम सिंह तोमर जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं, बहुत प्रेरणा आपकी बातों से मिलती है, मिली है। आपका जीवन भी और आपका कर्म क्षेत्र भी, कार्य भी, दोनों हम सब के लिए बहुत प्रेरक है। तो आपके लिए बहुत सारी हम दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहे, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और देश की सेवा इसी रूप में करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी। धन्यवाद जनरल जी, आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद सर आपका कि आपने इस छोटे से गांव से आए हुए आदमी को एक मौका दिया। धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने जो बातें की व्यक्तियों से जो कि कोविड टेस्टिंग से जुड़े हुए हैं या कोविड टेस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, और इस बहाने कुछ और बातें भी हमें जानने को, समझने को मिली हैं। अब मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और मंगल कामनाएं जरूर करूंगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप प्रसन्नचित्त रहें और अपना तथा अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।